दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग एएससी पेपर कर रहे हैं, एएससी पेपर का इंग्लिश सब्जेक्ट हम लोग कर रहे हैं। तो आज इसी सिलसिले में लेक्चर 4 आप सभी के बीच में हम लेके आए हैं। बाकी लेक्चर 1, 2 और 3 हमारे जो क्लास है मिसाइल क्लास यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ पर आप देख सकते हो तीनों लेक्चर को प्ले लिस्ट से। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर 4 और ये 15 मार्क्स के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। प्रभावी संचार से आप क्या समझते हो, है ना। 15 मार्क्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना लिए? 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। 15 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका 15 मार्क्स। 15 मार्क्स के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या ना, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब आप क्या समझते हो। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे ना। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 or more persons wherein the intent message is successfully delivered। क्या ना, प्रभावी संचार 2 या फिर 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का वो संचार है जिससे इच्छित संदेश सफलतापूर्वक संप्रेषित, ग्रहण और समझा जाता है। ठीक, जो आप मैसेज को चाहते हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसी को बोलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन 2 या फिर 2 से अधिकतर लोगों के बीच में मैसेज को सक्सेसफुली डिलीवर करना और उसको समझना और उसके बाद रिसीव करना, ग्रहण करना और उसको समझना है, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो कब इसको प्रभावी संचार बोलेंगे ना, आप क्या हो, सेंडर हो और आपका दोस्त क्या है, रिसीवर है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ ना, सक्सेसफुली डिलीवर मैसेज कब होगी ना, वो पहले सक्सेसफुली उसको डिलीवर होना है, उसके बाद रिसीव करना है, आप बढ़िया तरीके से उसको डिलीवर कर पाए, ये होगी आपका काम। ये बंदा जो आपका दोस्त है वो रिसीव कर रहा है सक्सेसफुली और उसके साथ साथ वो उसको समझ रहा है। ठीक, इन अनदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द कम्युनिकेशन इज सेड टू बी इफेक्टिव व्हेन ऑल द पार्टीज, sender and receiver in the communications, assign similar meanings to the message and listen carefully to what all have been said and make the sender feel heard and understood। क्या ना, दूसरे शब्दों में संचार तब प्रभावी कहा जाता है जब संचार में सभी पक्ष, प्रेषक और प्राप्तकारी, संदेश को समान अर्थ देते हैं। जो कुछ कहा गया है उसे ध्यान से सुनते हैं और प्रेषक को ये एहसास दिलाते हैं कि उसे सुना और समझा गया है। आप दोनों के बीच में जो मैसेज का जो आदान प्रदान हो रहा है, दोनों लोग सेटिस्फाई जब हो जाते हैं, दोनों लोग सेटिस्फाई जब होते हैं, सेंडर और रिसीवर, आप मैसेज को सेंड कर रहे हो, ये ग्रहण कर रहा है, या फिर ये मैसेज को जब सेंड करेगा आप ग्रहण कर रहे हो, ये दोनों वाइसी वर्सा हो सकती है। केवल आप ही मैसेज को नहीं डालते हो, वो भी मैसेज को आपके ऊपर आएगा, वो जब बोलेगा तो आप उसको सुनेंगे, समझेंगे, देन आप भी रिएक्ट करेंगे। तो वाइसी वर्सा होती है। किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति हमेशा सेंडर मोड में नहीं रहती है, या फिर किसी एक व्यक्ति पार्टिकुलरली कोई एक व्यक्ति हमेशा हर समय में वो रिसीवर के मोड में नहीं रहती है। ये दोनों वाइसी वर्सा होती है। कभी ये, जब ये सेंडर होगा तो सामने वाला रिसीवर, और सामने वाला अगर सेंडर होगा तो ये वाला रिसीवर बन जाएंगे। ठीक, दोनों लोग ही, दोनों पार्टीज, ये दोनों पार्टीज क्या होंगे, दो जो पार्टीज होंगे, दोनों पार्टीज ही इफेक्टिवली वो उन दोनों को, जो दो पार्टीज होंगे, ये आप और आपके दोस्त, ये दो पार्टी ही संतुष्ट जब हो जाएंगे। ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज लेस अबाउट द टॉकिंग एंड मोर अबाउट लिसनिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होती है जब सुनना अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसमें क्या अधिक जरूरी होती है ना, सुनना, बोलने से ज्यादा सुनना, सुनने में इसमें महत्व दी जाती है, इसमें ना इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ना राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जो सवाल, ये दोनों सवाल को मर्ज किया आ सकता है कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का डेफिनेशंस है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का डेफिनेशंस प्लस इंपॉर्टेंस ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये दोनों क्वेश्चंस को
ये दोनों क्वेश्चंस को मर्ज की जाती है। क्या डेफिनेशन प्लस इंपॉर्टेंस, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन आएगा जो 15 मार्क्स के लिए है ना। क्या डेफिनेशंस या फिर इंपॉर्टेंस दोनों को मर्ज किए हुए 15 मार्क्स, या फिर सिर्फ इंपॉर्टेंस ही आएगा 15 मार्क्स का। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन आपको लिखने को मिल जाएगी। क्या ना, डेफिनेशंस किसका, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है आपको कि इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का डेफिनेशंस प्लस उसका इंपॉर्टेंस दोनों को मर्ज करके 15 मार्क्स, या फिर खाली इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का सिर्फ इंपॉर्टेंस ही, इफेक्टिव कम्युनिकेशन खाली इंपॉर्टेंस ही 15 मार्क्स के लिए आपको आएगी। तो दो तरह के क्वेश्चंस। और यहाँ वाला जो है, ये वाला जो क्वेश्चंस है, ये भी आ सकती है कि 1 मार्क्स के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं क्वेश्चंस। कि क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये एक सवाल 1 मार्क्स के लिए आ सकती है ना। और ये दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करके, या फिर सिंगल एक इंपॉर्टेंस खाली बोल दिया जाएगा कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या फिर डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस दोनों को मर्ज किए 15 मार्क्स। ध्यान रखिएगा इसमें। देखिए इंपॉर्टेंस की ओर बढ़ते हैं, इसका महत्व। हियर द इंपॉर्टेंस ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। पहला, फर्स्ट क्या है, इट हेल्प्स द participants, it helps the participant to understand their role clearly and perform perfectly। यह प्रतिभागियों को अपनी भूमिका को स्पष्ट समझने और उसे उत्कृष्ट रूप से निभाने में मदद करता है। कौन ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 2 पार्टीज या फिर 2 से अधिक पार्टीज रहेंगे, इनका रोल क्या है ना, समझने में और परफॉर्म करने के लिए सुंदर रूप से। दूसरा, इट हेल्प्स इन मोल्डिंग एटीट्यूड्स एंड बिल्डिंग अप द एम्प्लॉयज। ये दृष्टिकोण को आकार देने और कर्मचारियों के निर्माण में मदद करता है ना। उनका दृष्टिकोण क्या होगी, इसमें मदद करती है। दृष्टिकोण क्या होगी, इसमें मदद करती है। कौन, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। आप अगर किसी बिजनेस फर्म में रहते हो, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, उनके सारे जो एम्प्लॉयज हैं, इनके बीच में दृष्टिकोण, इसके किसी भी चीज़ के ऊपर टॉपिक के बारे में प्रभावी रूप से संचार, आपका जो एमडी होगा या फिर कंपनी का जो डायरेक्टर होगा, ये किसको बताएंगे, सारे वर्कर्स को। किस चीज़ के ऊपर कम्युनिकेट करेंगे ना, कंपनी का परफॉर्मेंस प्लस इसका सेल्स प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये सारे किसके द्वारा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के द्वारा यह सॉल्व करेंगे। और इसके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम है तो इनको भी रिजोल्व आउट करेंगे। डिस्प्यूट है या फिर डिस्प्यूट है कंपनी में, अगर कुछ डिस्प्यूट हो रहा है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के माध्यम से ही ये सारे को दूर कर सकते हैं। उसके बाद ना, इट डेवलप्स पार्टिसिपेंट्स स्पीकिंग पावर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब आप प्रभावी रूप से बात करते हो ना, तो आपके अंदर जो स्पीकिंग क्वालिटी है इसको इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव द पार्टिसिपेंट्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। क्या ना, ये प्रतिभागियों की वाक शक्ति को, ये जो प्रतिभागी है इनकी वाक शक्ति को ये बढ़ाता है। किसकी वाक शक्ति को, प्रतिभागी को, ठीक है। और ये प्रतिभागियों के सूचना हस्तांतरण में भी सुधार लाता है। हम सब में ना, पढ़ने में हम लोग तो काबिल हो जाते हैं, मगर उसको बोलने में, किसी को समझाने में दिक्कत आती है। ये चीज होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब आप किसी से बातचीत कर पाओ ना, किसी एक टॉपिक मान के चलिए, एक टॉपिक दिया हुआ है आपका, इस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, है ना। ये एक टॉपिक को आप लर्न कर रहे हो, आप इस टॉपिक को किसी और को समझाइए तो इस टॉपिक को आप पढ़े ना, आप अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे, बेहतर तरीके से इस टॉपिक को आप लिख लोगे। मगर जब आप किसी को समझाने की कोशिश करोगे ना तो दिक्कत आएगी। अगर आप में समझाने की जो कला नहीं है, ठीक, दिक्कत आ रही है। तो इसलिए कम्युनिकेशन क्या करती है, आपका स्पीकिंग जो पावर है, ठीक है, वाक शक्ति है, उसको ये विकसित करती है, कौन, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इट मोटिवेट्स अदर टू वर्क मोर इफेक्टिवली। यह दूसरों को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। जब आप दो दोस्त बात कर रहे हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप दो दोस्त बात कर रहे हो,
है ना। किसी भी टॉपिक के ऊपर आप दो दोस्त बात कर रहे हो, आपका दोस्त आपसे बेहतर आ रहा है, जब उस टॉपिक के ऊपर जब आप डिस्कस कर रहे हो, टॉपिक के ऊपर आप बातचीत करो, अगर वो उस टॉपिक का क्लियर विजन है उस टॉपिक के ऊपर, तो वो आपको प्रभावित करेगा, ठीक है। और जब वो आपको प्रभावित करेगा तो आपको में ऐसा फील होगा कि उससे बेहतर तरीके से मुझे उस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जानकारी हासिल करना है। तो हम हर समय ये लोगों को प्रभावित करते हैं कि कुछ ना कुछ जानना सीखना, ठीक है। दो लोगों से जब हम लोग बातचीत करते हैं ना, दो लोग आपस में जब बातचीत करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जब आपस में बात करते हैं, तो उनमें से जो इन्फीरियर होते हैं, जो कमजोर होते हैं ना, तो वो इंस्पायर करते हैं। उसके बाद इट डेवलप्स अ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट, यह प्रतिभागियों को एक विशिष्ट व्यक्तित्व का विकास करता है। किसका व्यक्तित्व विकास करती है? जो पार्टिसिपेंट है, जिसमें हिस्सा ले रहे उसका व्यक्तित्व को ये विकास करती है। उसके बाद छठा ना, इट अलाउ अस टू डील विद द सिचुएशन प्रॉपरली, किसी भी तरीके का सिचुएशन हो उससे निपटने में सक्षम बनाता है। किसी भी प्रॉब्लम में, सिचुएशन में, आप किसी भी कार्य में, किसी भी ऐसा अनवांटेड सिचुएशन में आप आ चुके हो, आपके अंदर बात करने की कला ही उस मुश्किल हालात से आपको निकालने में मदद करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या ना, इट मेंटेन्स गोल रिलेशनशिप अमंग द पार्टिसिपेंट, यह प्रतिभागियों के बीच लक्ष्य का संबंध बनाए रखता है। और अंतिम ना, इट रिड्यूस द नेगेटिव इमोशन इन वर्क, जो नेगेटिव इमोशंस है उसको ये क्या करती है? कम करती है। आप दो दोस्त हो, आप दोनों दोस्त में मनमुटाव हो चुकी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ठीक है, इसी को ये दूर करती है। कौन? इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। कौन दूर करती है? ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। चलिए, ये 8 पॉइंट हो गया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोग पढ़े, इंपॉर्टेंस किए, ठीक है। इफेक्टिव किसका इंपॉर्टेंस किए? इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का इंपॉर्टेंस किए, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का हम लोग इंपॉर्टेंट किए। बताएं कि ये सवाल आ सकती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कितने के लिए? 15 मार्क्स के लिए। कितना? इफेक्टिव कम्युनिकेशन वाला 15 मार्क्स के लिए बहुत ही जरूरी है आपके आने वाले एग्जाम में, 15 मार्क्स, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। ये टॉपिक आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है, व्हाट इज राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर में ये आ चुकी है, इसलिए आप इसको ध्यान से कीजिएगा। 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी को लिखना नहीं है, सिर्फ इंग्लिश को ही लिखना है, हिंदी आपके समझने में दिया गया है। चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। डिफाइन द मिसकम्युनिकेशंस। मिसकम्युनिकेशंस के बारे में आपको जानकारी देना है ना। एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्या ना, डिफाइन द मिसकम्युनिकेशंस। मिसकम्युनिकेशन मीन्स फेलियर टू कम्युनिकेट adequately. It occurs when an intended message is not understood or the intent information is lost in translation. गलत संचार का अर्थ है कि पर्याप्त रूप से संप्रेषित ना होना। जब आप कोई किसी भी चीज को डिलीवर कर रहे हो, जब आप कोई एक मैसेज को दूसरे के पास पहुंचा रहे हो, वो ढंग से वो डिलीवर ना होना, और जो व्यक्ति है वो जब उसको नहीं समझ पा रहा है, इसी को कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशंस। ये तब होता है जब इच्छित संदेश समझने में नहीं आता है या फिर इच्छित जानकारी अनुवाद में खो जाती है। किसी भी टॉपिक को आप बात कर रहे हो, अपने दोस्त से बात कर रहे हो, 2 कारण हो सकती है मिस इन्फॉर्मेशन के लिए। मिस कम्युनिकेशन का 2 कारण हो सकती है। पहला कारण ना, आप उसको ढंग से नहीं बता पा रहे हो, और दूसरा आप उसको तो बता पा रहे हो मगर वो उस चीज को वो समझ नहीं पा रहा। आपका विजन ठीक है मगर उसमें लैक ऑफ नॉलेज उस पार्टिकुलर चीज के ऊपर अगर है, उसका उस पार्टिकुलर चीज में समझ में नहीं आ रही है, तो वो नहीं समझेगा। ये होती है क्या? मिस कम्युनिकेशन। मतलब जो आपका मैसेज है, उस मैसेज को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। कौन? सेंडर और रिसीवर।
सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, कौन भेज रहा है मैसेज? सेंडर। सेंडर जो मैसेज भेज रहा है और जो रिसीवर है, इन दोनों के बीच का, इस दोनों के बीच का जो ब्रिज क्या है, इन दोनों का बीच का ब्रिज ना, अंडरस्टैंड ये है, समझना। तो इसमें जब कमी आ रही है, इसमें जब कमी आ रही है इसमें, तभी मिस इन्फॉर्मेशन या फिर मिस कम्युनिकेशन क्रिएट होती है। अनफॉर्चुनेटली दिस कम्युनिकेशन इज कॉमन, द लिसनर और रीडर फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेड और रिटन। ये जब लिसनर होती है या फिर रिसीवर होती है या फिर रीडर, जो लिखा गया है या फिर जो बोला जा रहा है उसको वो समझने में व्यर्थ हो, तभी इसको कहते हैं मिस कम्युनिकेशंस। ठीक, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कितने के लिए? 1 मार्क्स। 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान में रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द कॉजेस ऑफ मिस कम्युनिकेशन। मिस कम्युनिकेशन का कारण, इसका कारण मिस कम्युनिकेशन का कारण। ठीक है, मिस कम्युनिकेशन क्या हो सकती है कि आपको 2 क्वेश्चन के साथ मर्ज की जा सकती है, एक मिस कम्युनिकेशन का डेफिनेशंस और मिस कम्युनिकेशन का कारण, ये दोनों क्वेश्चन को मर्ज किया जा सकता है। ठीक, जो छोटा छोटा क्वेश्चन है इनको मर्ज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मर्ज करके। हो सकता है कि आपका डेफिनेशन दे, डेफिनेशन को दिया, डेफिनेशन आ जाएगा, है ना, प्लस उसके साथ कॉज कर दिया जाएगा, डेफिनेशन प्लस कॉज, और प्लस उसके साथ क्या कर देंगे ना, इसका मिस कम्युनिकेशन का जो अवॉइड है, स्टेप्स टू अवॉइड, स्टेप टू अवॉइड्स, ये तीनों क्वेश्चन को मिला करके क्या कर दिए, छोटा छोटा ये तीनों क्वेश्चंस को मिला करके 15 मार्क्स कर दिए। डेफिनेशन को डाल दिए, मिक्स कम्युनिकेशंस का डेफिनेशन को डाल दिए, है ना, डेफिनेशन को डाल दिए, प्लस यहाँ पर जो सवाल है आपका अवॉइड, मेजरमेंट और इसका इंपॉर्टेंस, कॉज को डाल दिए, प्लस किसको अवॉइड किया जा सकता है, मिस कम्युनिकेशन। तो ये तीनों पॉइंट को डाल करके आपका 15 मार्क्स को कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को डालकर भी 15 मार्क्स किया जा सकता है। वो टीचर के ऊपर डिपेंड है वो कैसे कराएंगे। तो हम लोग पहले डेफिनेशन को पढ़ लिए, मिस कम्युनिकेशन का डेफिनेशन पढ़ लिए, अब इसको करते हैं कारण। मिस कम्युनिकेशन का कारण 3 कारण है, मिस कम्युनिकेशन के 3 कारण होती है न, देयर आर द सम कॉजेस ऑफ द मिस कम्युनिकेशन। क्या क्या न, पहला वाला कारण कि एजम्पशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मिस कम्युनिकेशंस, गलत धारणा संचार का सबसे आम कारण है। सबसे बड़ा कारण क्या होती है ना, गलत धारणा। किसी भी चीज के ऊपर आप एजम्पशन कर लेते हो, धारणा आप पाल लेते हो, वो गलत धारणा जब आप कर लेते हो तो मिस कम्युनिकेशन ही होती है। दूसरा हेस्टी कम्युनिकेशन, क्या दूसरा क्या है, हेस्टी कम्युनिकेशंस। दूसरा वाला पार्ट क्या है, हेस्टी कम्युनिकेशंस ना, हेस्टी कम्युनिकेशंस इज अ टेरिबल वे टू कम्युनिकेट बिकॉज द कम्युनिकेशन इज नॉट वेल थॉट out or well delivered, so it will either come off as half-baked, rude or just frustrating। क्या ना, जल्दीबाजी में क्या देख रहे हैं कि जल्दीबाजी में किया गया संचार, जल्दीबाजी में किया गया संचार संचार का एक बहुत ही खराब तरीका है, क्योंकि संचार अच्छी तरह से सोचा समझा या प्रस्तुत नहीं किया जाता है, इसलिए यह तो अधूरा, असभ्य या बस निराशाजनक लगेगा। जब आप जल्दीबाजी में करते हो तो पहला एजम्पशंस, दूसरा क्या हो गया, हेस्टी कम्युनिकेशन, जल्दबाजी में किया हुआ कम्युनिकेशन, 2 कारण हो गया। तीसरा वाला हम लोग करेंगे क्या ना, ईमेल इज अनदर कॉज ऑफ मिस कम्युनिकेशंस। इन ईमेल यू कैन नॉट टेल अ पर्सन्स टोन एंड देयरफॉर कैन इजीली मिस कम्युनिकेशंस ट्रू मीनिंग ऑफ व्हाट दे आर कम्युनिकेटिंग ना। ईमेल गलत संचार का ये सबसे बड़ा कारण होती है, जिसके साथ आप ईमेल करते हो या फिर आप लिखते हो ना, मिस कम्युनिकेशन लिखने के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर आपका सेंस किस टोन में वो बात कर रहा है, किस टोन में वो बात कर रहा है, ये बात आपका पता नहीं चलता, इसलिए वो पढ़ करके कहीं और चीज़ को वो समझ लेगा। इसलिए जब भी आप ईमेल करते हो तो आप डायरेक्ट कंटैक्ट किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता है, आपका टोन को पता नहीं चलता, आप
एक सेंस में लिख रहे हो, वो उस पढ़ करके किसी और सेंस में वो उसको पता चलेगा, तो इसलिए ट्रू मीनिंग यहाँ पर लैप्स हो जाती है, इसलिए वो उसको समझने में दिक्कत आती है और मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर क्रिएट होती है। तो 3 कारण पढ़ लिए। आगे की ओर पढ़ेंगे कि राइट सम मेजर्स टू अवॉइड द मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन का मेजर्स बताइए, वो उपाय बताइए जिससे बचा जा सकती है क्या मिसकम्युनिकेशन से। पहला ना प्रैक्टिस एंड एक्टिव लिसनिंग। प्रैक्टिस एंड एक्टिव लिसनिंग, पहला वाला पॉइंट क्या करना है ना, प्रैक्टिस एंड एक्टिव लिसनिंग। किसके ना मिसकम्युनिकेशंस के, जो मिसकम्युनिकेशंस हो रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिसकम्युनिकेशंस का प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। द आर्ट ऑफ लिसनिंग इंक्लूड्स प्लेइंग क्लोज अटेंशन टू व्हाट अनदर पर्सन इज सेइंग। क्या बता रहा है यहाँ पर, न सक्रिय श्रवण का अभ्यास करें। न सक्रिय श्रवण की कला में दूसरे व्यक्ति की बात पर ध्यानपूर्वक ध्यान देना। देन पैराफ्रेजिंग व्हाट यू हैव heard and repeating it back. Avoid unwanted interruptions like cell phone calls, other walking into your life, etc. ना फिर सुनी हुई बात का असर प्रस्तुत करना और उसे दोहराना शामिल है। अवांछित व्यवधान जैसे मोबाइल कॉल, दूसरों का आपके जीवन में आना आदि से बचें। ये क्या हो गया, मिस कम्युनिकेशन का जो स्टेप्स है अवॉइड करने के लिए ये पहला वाला कर रहे हैं। ठीक, दूसरे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग ना। डिस्कस एक्सपेक्टेशंस, किस चीज के ऊपर करना है, एक्सपेक्टेशंस। चलिए क्या बता रहा है कि ऑलवेज डिस्कस व्हाट with the team members of a group for the result of a work done by the members। न अपेक्षा पर चर्चा करें, समूह के सदस्यों द्वारा किए गए कार्य के परिणाम के बारे में हमेशा टीम के सदस्यों से चर्चा किए। आप अगर ग्रुप डिस्कशन करें, ग्रुप में हो तो वहां पर भी कम्युनिकेशन हो रही है अब एक समूह के अंदर, तो उस समय आपके जो मेंबर्स हैं उससे किस हद से बात कर रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका रिजल्ट क्या है, उस चीज के ऊपर भी आप लगातार बात कीजिए और चर्चा कीजिए कि आपका रिजल्ट क्या होगा, है ना। ये सारी चीज के ऊपर आप हमेशा डिस्कस करते रहिए। तीसरा वाला पॉइंट के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। पे अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूज। नाउ वी डू नॉट कम्युनिकेट विद द वर्ड्स अलोन। Every conversations comes with a host of non-verbal cues, facial expressions, body language, etc. that may unintentionally contradiction what we are saying. Always think carefully about your tone of voice, how you make eye contact, and what your body is saying. Be consistent throughout. जब आप non-verbal से पे intentions अवांछित जो आपके जो नॉन वर्बल गेस्चर है ना, अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान देना, अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान देना। देखिए कई बार ऐसे होती ना, आप किसी के साथ कांटेक्ट करो तो आपका बॉडी मूव करेगा, आप जो बोल रहे हो, आपका वर्ड जो निकल रहा मुंह से, उसके साथ आपका बॉडी मूवमेंट मैच नहीं खाएगी या फिर आई कांटेक्ट नहीं होगा। तो इससे सामने वाला जो है होता है ना, वो कई बार उन सारी चीज़ों को गलत तरीके से वो नज़रअंदाज, गलत तरीके से वो देख लेता है और गलत तरीके से वो सोचता है, और इससे क्या होती है ना, उसके बीच में धारणा गलत पैदा होती है और वो जो मैसेज को जो कन्वे करने की कोशिश कर रहा है सेंडर, वो रिसीवर समझ नहीं पाता है। तो इन सब से बचिए। अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान दें। हम केवल शब्दों से संवाद नहीं करते हैं, हर बातचीत में कई अशाब्दिक संकेत होते हैं, चेहरे के भाव, शारीरिक हाव भाव आदि, जो अनजाने में हमारी बातों का खंडन कर सकते हैं। हमेशा अपनी आवाज के लहजे, आंखों से संपर्क बनाने के तरीके और अपने शरीर के कहने के तरीके पर ध्यान से विचार करें। हमेशा एक रूपता बनाए रखें। उसके बाद बी क्लियर एंड टू द पॉइंट। क्या बता रहा है ना, डू नॉट क्लाउड इंस्ट्रक्शंस और रिक्वेस्ट विथ irrelevant details such as problems with past
प्रोजेक्ट और इशू विथ लॉन्ग डिपार्टेड पर्सनली। क्या बोल रहा है? पर्सनल, सॉरी, क्या बता रहा है? स्पष्ट और सटीक रहें। किस चीज के ऊपर? निर्देशों या फिर अनुरोधों को अप्रासंगिक विवरणों से ना भरें, जैसे कि पिछली परियोजना से जुड़ी समस्याएं या लंबे समय से सेवानिवृत्त कर्मचारी से जुड़ी समस्याएं। तो पुराना जो बीता हुआ चीज है, वो अभी का जो टॉपिक है इसके साथ आप मत जुड़िए। अभी जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, कोई पुराना कर्मचारी का एक्सपीरियंस टॉपिक के ऊपर, या फिर आप किसी पास्ट कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था उस चीज़ के ऊपर, या फिर किसी और प्रीवियस काम के ऊपर आप काम कर चुके हो, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर प्रीवियसली आप काम कर चुके हो, उस चीज़ का रेफरेंस जब आप नए प्रोजेक्ट में अपने टीम मेंबर के साथ काम कर रहे हो उसमें ना दें। ठीक है, यही इसको बता रहा है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिफाइन द इंटरव्यू। द वर्ड इंटरव्यू रेफर्स टू अ वन एंड वन कन्वर्सेशन, है ना। इंटरव्यू क्या बता रहा है? डेफिनेशन, इंटरव्यू का डेफिनेशंस ना। इंटरव्यू को क्या डेफिनेशन होती है ना? इंटरव्यू का डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना मार्क्स के लिए? 1 मार्क्स के लिए। द वर्ड इंटरव्यू रेफर्स टू वन एंड वन। इंटरव्यू क्या होता है? इसका अर्थ ही है ना आमने सामने की बातचीत जिसमें एक व्यक्ति का साक्षात्कार होती है। ठीक है, एक व्यक्ति है, 1 to 1 कन्वर्सेशन होती है। यहाँ पर क्या होती है? 1 to 1 कन्वर्सेशंस। दो व्यक्ति, एक सवाल पूछेगा और एक सवाल जवाब देगा। एक सवाल पूछेगा और एक इसका इंटरव्यू हो रहा है। एक सवाल पूछेगा और एक सवाल जवाब देगा इंटरव्यू में, है ना। बहुत सारे एग्जाम में देखते हैं ना आप, इंटरव्यू होती है, बड़े बड़े एग्जाम्स में इंटरव्यू होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरव्यू होती है, या फिर आपके एग्जाम में भी वाइवा प्रोजेक्ट में सिंगल जो ओरल इंटरव्यू लेते हैं, उसी तरह से प्रोजेक्ट्स में जो इंटरव्यू होती है, जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पर भी इंटरव्यू होती है। ठीक है, विथ वन पर्सन एक्टिंग इन द रोल ऑफ द इंटरव्यूअर एंड अदर इन द रोल ऑफ द इंटरव्यू। एक सवाल पूछेगा और एक उसका जवाब देगा। An interview is a conversation where the questions are asked and answer are given. इसमें क्या होती है? सवाल पूछा जाता है और सवाल का जवाब दिया जाता है। Interviews usually involve a transfer of the information from the interview to interviewer, which is usually the primary purpose of the interview, although information transfer can happen in both directions simultaneously. एक सवाल पूछेगा और एक दूसरा उसका जवाब देगा। ठीक है, हमेशा एक व्यक्ति सवाल पूछता है ना। एक सवाल इंटरव्यूअर, ये जो इंटरव्यूअर है ये क्या है? इंटरव्यूअर है ना, ये इंटरव्यूअर है और ये है इंटरव्यू। ये सवाल पूछेगा और ये सवाल इसका जवाब देगा। इन दोनों के बीच में कनेक्शन होती है, यही सवाल जवाब होते रहती है। बहुत समय ऐसे होती है इंफॉर्मेशन, यहाँ से ये किसी भी इंफॉर्मेशन ये सवाल पूछेगा और ये इसका सवाल जवाब देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक सवाल पूछेगा और एक इंफॉर्मेशन वो बताएगा। बहुत समय क्या होती है, इधर से भी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, वही चीज इसको यहाँ पर बता रहा है। ठीक, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राइट द टाइप्स ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यूज का टाइप्स, अलग अलग जो टाइप्स होते हैं इंटरव्यू का, इसका हम लोग देखेंगे टाइप्स करेंगे। राइट द टाइप्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इंटरव्यू? देखिए, पहला स्ट्रक्चर इंटरव्यू, ठीक है, उसके बाद अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज, स्ट्रेस इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, स्मॉल ग्रुप इंटरव्यू और टास्क ओरिएंटेड इंटरव्यू। ठीक है, ये सारे क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू के अलग अलग टाइप्स हैं, ये इंटरव्यू के अलग अलग टाइप्स है, याद करके रखिएगा, आ सकता है। ठीक, अब आगे की ओर, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस, किसका इंपॉर्टेंस? इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस, इसको करेंगे हम लोग।
इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस। चलिए इंटरव्यू का हम लोग देखेंगे, अभी देखेंगे इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरव्यू? देखिए इंटरव्यू आर इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन, जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इसका इंटरव्यू का इस्तेमाल होती है। कहाँ ना, जॉब इंटरव्यू का, जॉब एंड इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इन एजुकेशन, इफ द गोल of education is the prepare students to become productive member of the society, teaching interview skill is a critical part of that preparations। ठीक, शिक्षा में क्या होती है? शिक्षा का ये अगर उद्देश्य हो समाज के लिए, बच्चों को, समाज में बच्चों को एक अच्छे प्रोडक्टिविटी मेंबर बनाएं, ठीक है, उत्पादक सदस्य बनाएं। एक समाज में हमारे जो बच्चे हैं वो कल दिन के बाद एक अच्छे समाज के लिए प्रोडक्टिविटी उनका हो। प्रोडक्टिविटी समाज में, प्रोडक्टिविटी मतलब न समाज के कुछ वो दे सके, समाज को वो दे सके, क्या दे सके न, समाज को अग्र रूप से वो चालित करे, समाज को दिशा निर्देश वो दे सके। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई सोल्जर बनेगा, ठीक, कोई सामाजिक कार्यकर्ता बनेगा। ये सारे क्यों बन रहा है? ये सारे समाज को कुछ ना कुछ दे रहा है, कुछ ना कुछ समाज को ये देते जाएंगे, तो समाज की प्रोडक्टिविटी को ये बढ़ा रहे हैं। तो शिक्षा का यही उद्देश्य होती है। अगर शिक्षा का ये उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके में अंदर जो प्रोडक्टिविटी उनको इंक्रीज करना, समाज को वो कुछ ना कुछ दे सके, इसके लिए शिक्षा का यही गोल होती है। तो उसमें जो टीचिंग इंटरव्यू स्किल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचिंग स्किल इंटरव्यू कैसी ना, जैसे एक टीचर आपसे सवाल जवाब करेगा, आप उसका जब ओरल होती है, ओरल टेस्ट बचपन में हम लोग सभी देते हैं स्कूल में, है ना। आपका जब वाइवा प्रोजेक्ट होती है कॉलेजों में, वाइवा प्रोजेक्ट में क्या करते हैं टीचर? किसी भी टॉपिक के ऊपर देखते हैं कि वो बच्चा कोई प्रोजेक्ट दिए, वो सब टॉपिक को वो बना के ले गया प्रोजेक्ट को। अब टीचर वहाँ पर क्या करेंगे? सवाल उस टॉपिक के रिलेटेड क्या प्रोजेक्ट बनाए उसके ऊपर सवाल जवाब पूछेंगे, ठीक। An interview exercise students critical thinking and communication skill, and they are required to think creatively on their feet। क्या होती है इंटरव्यू से ना? इंटरव्यू से होता है उसके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उस क्रिटिकल थिंकिंग को वो बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है ना? बच्चे के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, उस क्रिटिकल थिंकिंग को वो बढ़ाता है बच्चों के अंदर। और उनके कम्युनिकेशन जो स्किल है, बात करने की जो तरीका, उसकी संचार कौशल को वो बढ़ाता है। और किसी भी चीज़ को वो किस तरह से एब्जॉर्ब करे, सोच विचार करने की जो क्षमता है, तर्क संगत सोच विचार की जो क्षमता है उस बच्चे के अंदर, उसको वो बढ़ाता है। कौन? इंटरव्यू। लगातार टीचर आपको ग्रिल करेंगे, लगातार हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को वो पूछेंगे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा परिस्थिति में आपको डाल देंगे टीचर कि आप वहां से हार मान लोगे। जो टीचर क्यों करते हैं? अधिक से अधिक टफ क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर आपको एक पॉइंट बता दिए, अगर उसको वो डाउट होगा तो वो डाउट के एकदम तह तक वो जाते हैं, है ना। क्यों जाते हैं? ताकि आपके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको वो डेवलप करते हैं, और उसके साथ जो कम्युनिकेशन की जो कला है इसको भी वो बढ़ाते हैं। जैसे वो जो बच्चा है, मेरा बच्चा, वो भविष्य में अपने पैर में वो खड़ा हो सके। चलिए इसके आगे करेंगे। इंटरव्यू प्रूफ इंपॉर्टेंट फॉर द जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयज, इट असिस्ट एम्प्लॉयर्स एज वेल जॉब सीकर। जब आप जॉब में जाते हो, जॉब तलाश रहे हो, आप जब आपका जो वहाँ पर आपको जो हायरिंग मैनेजमेंट जो रहती है ना, जो आपको जॉब में ले रहा है, उसके साथ सही तरीके से आप क्यों उस पोस्ट के लिए आप सूटेबल हो, ये सवाल पूछेगा, आपका स्किल पूछेगा, आप अपना स्किल बताइएगा, ठीक है। आपके अंदर वो कला देखा इंटरव्यू का, उसका लेने का ये पर्पस होगी कि आपके अंदर कौन सा एक्स्ट्रा कला है, आपके अंदर स्किल क्या है, आप लोगों का किस तरह से इंटरैक्ट कर सकते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, हर सिचुएशन में आप किस तरह से इंटरैक्ट करते हो हर लोगों के साथ, उस सिचुएशन के साथ, ये सारे इंटरव्यू देखते हैं, ठीक है ना। एम्प्लॉयज सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही जॉब के लिए सही व्यक्ति को चुनाव होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स द जॉब सीकर
टू प्रेजेंट देयर जॉब स्किल एंड एक्वायर्ड अ डिजायर्ड पोजीशन और मेरिट। ये सिर्फ जो जॉब सीकर है इसके एक है जो कंपनी का ये मोटो, ये पर्पस रहेगी कि मेरा जो सुटेबल, जो मेरा राइट पोस्ट है, उस राइट पोस्ट के लिए मेरे राइट पर्सन को मेरा चुनाव करना है। ये कंपनी का मोटो, कंपनी का उद्देश्य ये हो गया गोल। और जो इंटरव्यू दे रहा है, जो जॉब सीकर है, उसका गोल क्या होगा ना, उसका गोल यही होगा कि मेरा जो डिजायरेबल पोस्ट है वो हमें मिल जाए। It provides a testing ground for applicants and employers to explore the mutual interest। ये एक ऐसा टेस्टिंग ग्राउंड है, ये एक ऐसा टेस्टिंग ग्राउंड है, परीक्षण क्षेत्र है, जहां से दोनों को ही क्या प्रॉफिट मिले। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं ना। इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस देयर इज नो अदर सिलेक्टिव प्रोसीड्यूर बेटर देन द इंटरव्यूज। इंटरव्यू के अलावा कोई और प्रोसीजर होती है नहीं कि किसी एक अच्छे बंदा को तलाशने की, ठीक। इट डेवलप स्पीकिंग स्किल्स। इंटरव्यू क्या डेवलप करती है ना, आपके अंदर बोलने की जो कला, उसको वो विकसित करती है। द पर्सन कैन बी इवैल्यूएटेड वेल बाय द मैनर ही और सी कम्युनिकेट। उसके अंदर जो मैनर है ना, इसको वो बढ़िया तरीके से वो उसके अंदर मूल्यांकन करती है। संवाद करने की जो कला है ना, किस कला से वो संवाद कर रहा है, किस माध्यम से, उसका बॉडी टोन, बॉडी गेस्चर क्या है ना, उसका मूड ऑफ, किस मूड में किस तरह से वो डील कर रहा है, उसका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, ये सारा इंटरव्यूअर वो जांच लेते हैं। देयर गुड स्पीकिंग इंग्लिश ऑब्वियसली कैन नॉट बी नोन थ्रू देयर राइटिंग बट थ्रू द वे आर अटर्स। उनकी जो बोलने की कला लिखने से समझ में नहीं आएगा, वो किस तरह से बात करते हैं इसी तरह से समझ में आएगा। मान के चलिए कि आपका काम है सेल्स डिपार्टमेंट में, एक कंपनी है, कंपनी आपका सेल्स में ले लिए, सेल्स डिपार्टमेंट में आपको बोला कि आप जाकर मार्केट में कस्टमर को ये प्रोडक्ट को सेल कीजिए। आपके अंदर अगर बोलने की कला है ही नहीं, तो क्या आप उस प्रोडक्ट को बाहर में सेल कर सकते हो मार्केट में? नहीं, आप फेलियर हो जाओगे। खुद का तो ग्रोथ आप खत्म करोगे, कंपनी का जो नाम है, कंपनी का जो ब्रांड का जो वैल्यू है, उसको भी खत्म कर दोगे आप। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरव्यू ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसलिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चुनाव करने की जो प्रक्रिया है, जॉब में चुनाव करने की प्रक्रिया, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। एट द टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द एप्लीकेंट कैन ऑल्सो बी द चेक बाय द इंटरव्यू। क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या वो चेक करते हैं? उसका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक। बिसाइड दिस सोशल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इज एनालाइज्ड बाय द इंटरव्यू। सामाजिक रूप से जो बिहेवियर है, इसको भी एनालाइज किया जाता है। देयर बॉडी लैंग्वेज, स्मार्टनेस एंड देयर क्वालिटी ऑफ आंसर्स आर ऑल्सो टेस्टेड बाय द इंटरव्यू। उनका बॉडी लैंग्वेज पहले बताएं, बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है, स्मार्टनेस को देखा जाता है, और क्या न जवाब देने का जो कला, इसको भी देखा जा सकता है, ठीक। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल करवा चुके हैं। अब आगे की ओर ये भी 15 मार्क्स का सवाल है, ठीक। ये भी 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पब्लिक स्पीच? पब्लिक स्पीच क्या है? पब्लिक स्पीच क्या है? सिंगल क्वेश्चन आ सकती है, पब्लिक स्पीच का डेफिनेशंस, या फिर मर्ज की हुए, ठीक। अब देखते हैं, चलिए। व्हाट इज द पब्लिक स्पीच? पब्लिक स्पीच सार्वजनिक भाषण। कौन देते हैं सार्वजनिक भाषण? पॉलिटिकल लीडर्स, या फिर पॉलिटिकल रैलीज में, या फिर किसी हड़ताल में, है ना, या फिर आप स्कूल या फिर कॉलेज में जब असेंबली में स्पीच देते हो, या फिर आपके जो प्रिंसिपल रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, या फिर कल्चरल प्रोग्राम, वो क्या करते हैं? जो स्पीच देते हैं उसी को तो पब्लिक स्पीच कहते हैं। पब्लिक स्पीच इज द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पब्लिक स्पीच ही तो दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, अधिक लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो हुआ पब्लिक स्पीच। क्या करते हैं? मैसेज को कन्वे करते हैं ऑडियंस के पास, ठीक। सार्वजनिक भाषण श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने में की प्रक्रिया है। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आपके कॉलेज का, आप कॉलेज में आपको रिपब्लिक डे में भाषण देने के लिए बोला गया है। सिंपल सा उदाहरण दीजिए, आपके कॉलेज में आप
स्टेज में आप गए और आप भाषण देना चालू किए, ठीक। तो आपके पास जो आप वहाँ पर बताइए कि रिपब्लिक डे का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या नहीं है, किस लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना, बच्चों को इसका प्रभाव क्या है, हमको इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ को आप बताइएगा आप। तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन गैदर है वो और लोगों के पास आप पहुंचा रहे हो। तो यही है, पॉलिटिकल लीडर्स पब्लिक स्पीच करते हैं, रैली करते हैं इलेक्शन के समय, क्यों ना, उनका जो मैनिफेस्टो है, उस पार्टी का जो विजन्स है, आने वाले इलेक्शन के बाद अगर वो जीतते हैं तो उनका जो विजन्स है, काम करने का जो तरीका है, ये सारे लोगों को समझाते हैं, अरे भाई हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे। काम बाद में करते हैं नहीं करते वो अलग चीज़ है, मगर वो लोगों को तो समझाते हैं ना, डिलीवर करवाते हैं कि ये मेरा मैनिफेस्टो है, ये मेरा कागज है और इस कागज में ये सारा हम काम को लिस्टेड किए हैं और इन फ्यूचर जब हम लोग जीतेंगे तो ये काम करेंगे। तो वही पब्लिक स्पीच। इट इज यूजुअली क्या है ना, इट इज यूजुअली डन बिफोर अ लार्ज ऑडियंस, बड़े से लोगों के बीच में इसको किया जाता है, लाइक एट अ स्कूल और इन अ गैदरिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी। दिस टाइप ऑफ द स्पीच इज डिलिबरेटली स्ट्रक्चर विद द थ्री जनरल पर्पस टू इन्फॉर्म, टू परस्यूड एंड टू एंटरटेन। इन्फॉर्म, परस्यूड और एंटरटेन किया जाता है, ठीक, तीन का इसका पर्पस होती है। मास्टरिंग पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स फर्स्ट डिफरेंटिंग बिटवीन द फोर ऑफ द प्राइमरी टाइप्स ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग, सेरेमोनियल, ठीक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंफॉर्मेटिव एंड परसुएसिव। ये चार क्या है, पब्लिक स्पीकिंग का फोर टाइप्स है, ठीक। इन सारे चार प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग का इंपॉर्टेंस क्या है ना, कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, कम्युनिकेशन सोसाइटी का बैकबोन है। इट अलाउज अस टू कन्फर्म द कनेक्शंस, इन्फ्लुएंस डिसीजन एंड मोटिवेट चेंज। पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट dread फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशंस, ठीक है। ये चीज को पब्लिकेशन क्या है ना, संचार हमें समाज की रीढ़ है कौन, संचार। यह हमें संबंध बनाने, निर्णय को प्रभावित करने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है, कौन, पब्लिक स्पीचिंग, है ना। लोग प्रभावित होते हैं ना, नेता से प्रभावित होते हैं, लीडर से ही तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। ग्लोसोफोबिया और स्पीच एंजाइटी is the most common fear people have across the globe। दुनिया भर में जो ग्लोसोफोबिया मतलब भाषण संबंधी जो आपके डर होते हैं ना, बहुत सारे लोग माइक में बोल नहीं पाते हैं, वीडियो में बोल नहीं पाते हैं। देखिएगा कोई इंटरव्यूअर सवाल पूछेगा, कोई रिपोर्टर, बहुत सारे लोग कैमरा देखकर हट जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं ना, ग्लोसोफोबिया या फिर पब्लिक स्पीच एंजाइटी। वो ठीक से बोल नहीं पाते, अलग बोल लेते हैं, है ना, वो घर में बोल लेंगे, अपने क्लोज एरिया में बोल लेंगे, मगर पब्लिकली वो बोल नहीं पाते हैं, ये चीज़ हो रहा है। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। एंडिंग की ओर हम लोग जा रहे हैं कि हियर वी डिस्कस द अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग। नंबर 1, द मास्टरिंग पब्लिक स्पीकिंग रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस with that a cool and collected presence in front of audience। बोलने की जो कला, इसमें अगर महारत हासिल हो गया ना तो लोगों को वो प्रभावित कर लेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स वो लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ही कला होती है, लोगों को प्रभाव करने, बोलने की जो कला, इससे लोगों को वो प्रभावित करते हैं और कॉन्फिडेंटली वो बोलते हैं। दूसरा, in the working world public speaking is a vital skill to have and to hone। क्या होती है ना, कामकाजी दुनिया में सार्वजनिक भाषण एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे प्राप्त करना और निखारना जरूरी होती है। हैव टू डन होगा, सॉरी यहां पर हैव टू हॉन हो गया, हैव टू डन होगा। चलिए, दिस स्किल आर द ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन सिक्योरिंग अ बेटर जॉब। बोलने की जो कला है ना, कौशल, ये कौशल बेहतर और नौकरी में भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद
It is one of the most effective ways to get a speaker's message across to a large audience. उसके बाद almost every single person will need to speak in public at some point in their lives. हर व्यक्ति को जीवन के किसी ना किसी क्षेत्र पर पब्लिक स्पीकिंग करना जरूरी होती है. एवरी पब्लिक स्पीकिंग इज अपॉर्चुनिटी. एवरी पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है ना, एक अपॉर्चुनिटी होती है ना. हर पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, एक अपॉर्चुनिटी होती है. आपका कैरियर को, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी के हो, इसको बिल्ड करना, इसको आगे की ओर बढ़ाना. उसके बाद व्हेन द स्किल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आर लर्नड इट कैन बूस्ट परफॉर्मेंस एंड फुलफिलमेंट इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ. जब सार्वजनिक भाषण के कौशल सीख लिए जाते हैं तो ये जीवन के अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शन और संतुष्ट को बढ़ावा दे सकता है. ये हो गया पब्लिक स्पीकिंग का इंपॉर्टेंस. तो आज का सेशन हमारा यहीं तक हुआ. एआईसी पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेक्चर के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करवा चुके हैं. सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं. आज का क्लास यहीं तक रहा. तो आप सबसे मेरा ये गुजारिश है कि सारे जो टॉपिक्स हम करवा चुके हैं इसको देखिए और अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश कीजिए. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.